सब घर पे कोई और इस तरह बोलता है, इधर इजाज भाई बोल रहे हैं इधर उधर। ओके, चलिए जी, कल हमने पढ़ा था कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है वो हम इशू कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इसकी ना टाइमलाइन है, इसकी ना टाइमलाइन है जो आपने फॉलो करनी होती है। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड और इनपुट इज इंक्रीज। देखें, अगर आउटपुट कम हो रहा हो या इनपुट बढ़ रहा हो, सर मुझे बताइए दोनों सूरतों में हुकूमत का फायदा है या हुकूमत का नुकसान है? बताइए सर। आउटपुट अगर कम हो रहा हो तो हुकूमत का नुकसान है, और अगर इनपुट भी ज्यादा हो रहा हो तो हुकूमत का नुकसान है। इन दोनों सूरतों में हुकूमत का नुकसान है। The adjustment can only be made if the debit credit note is issued within 180 days of the relevant supply। वो कहता है कि डेबिट क्रेडिट नोट 180 दिन के अंदर अंदर आपने इशू करना है, और 180 दिन कहां से शुरू होंगे? जो ओरिजिनल इनवॉइस आपने इशू की थी जिसके अगेंस्ट डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, वो 180 दिन। सफा नंबर है जी 637। ओके, 637। तो सर याद रखिएगा कि अगर आपके डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होने से आउटपुट कम होता हो या इनपुट ज्यादा होता हो तो सर 180 दिन के अंदर अंदर आप इशू कर सकते हैं। सर अगर हम यहां पर आए ना वापस, जो कल हमने पढ़ा था, ये देखें, ये 4 केस थे। सर क्या हम इन चारों केसेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आउटपुट और इनपुट कब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? सर मेरे ख्याल में ये वाला जो पहला सिनेरियो है ना, इसमें इनपुट कम हो रहा है, हुकूमत का फायदा है, तो इसमें तो ये बात अप्लाई नहीं होती, इसमें ये बात अप्लाई नहीं होती। हाँ, अगर ये काम करते हैं ना, ये वाला काम, तो सर इसका मतलब है कि सिनेरियो 2 में जब क्रेडिट नोट इशू होगा तो आउटपुट कम होगा, 180 दिन के अंदर अंदर आप इशू कर सकते हैं। बात समझ आई? 180 दिन में ये इशू होगा। सिनेरियो 3 करने में आउटपुट बढ़ रहा है, हुकूमत का फायदा हो रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और सिनेरियो 4 पे आइए, सिनेरियो 4 में आउटपुट कम हो रहा है तो 180 दिन अप्लाई होते हैं। तो मेरे ख्याल में दूसरा और चौथा सिनेरियो ऐसा है जहां पे डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने के नतीजे में हुकूमत का नुकसान हो रहा है। तो जब हुकूमत का नुकसान हो रहा होगा तो 180 दिन की लिमिट सामने आ जाएगी। बाकी जहां मैंने क्रॉस लगाया, यहां पे तो डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने में हुकूमत का फायदा हो रहा है, यहां कुछ नहीं करना। तो जहां नुकसान हो रहा हो वहां पे हमारे पास 180 दिन की टाइम लिमिट है। ठीक होगी बात? वो सही है। However, commissioner may at the request of the seller extend the period by further 180 days। कमिश्नर जो है वो बेचने वाले की रिक्वेस्ट पे इस समय को मजीद 180 दिन तक बढ़ा सकता है। ठीक है जी, ये नीचे डब्बा है, जरा एक नजर देख लें। चलें आगे। वेयर अ कैंसल्ड और रिटर्न सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली सप्लाई टू द ओरिजिनल बायर और सम अदर पर्सन विद और विदाउट रिपेयर। ये देखिए, आपने जनवरी में एक शख्स को चीजें बेची, जनवरी में या किसी भी महीने, इससे फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर ने वापस कर दी, और फरवरी में आपने दोबारा से आगे बेच दी। सप्लायर शैल चार्ज सेल्स टैक्स इन द नॉर्मल वे इन द रिटर्न ऑफ द पीरियड इन विच दीज गुड वर सप्लाइड। सर ये देखें, चीजें सेल हुई तो आउटपुट बढ़ेगा, बोले चीजें रिटर्न हुई तो आउटपुट कैंसिल हो जाएगा, 0-0 हो गया। उसके बाद आपने वही चीजें किसी और को बेच दी तो फिर आउटपुट आ जाएगा। ये वो है कि दुकानदार आपको कोई सूट बेचे तो दुकानदार का आउटपुट, आपने सूट वापस कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, दुकानदार का आउटपुट 0, फिर वापस 0 हो गया। और उसके वो सूट कोई और बंदा आ गया, खरीद लिया, तो दोबारा से आउटपुट आ गया। तो यही बात वो कर रहा है कि अगर कोई रिटर्न की हुई सेल दोबारा से किसी को सेल कर दी तो फिर जब आप दोबारा से सेल करेंगे तो तब आप आउटपुट दे देंगे। तो मुश्किल बात? कोई सवाल? इजाज भाई ना करें यार, बुजुर्ग आदमी हूं। ओए होए, अच्छा मेरी शक्ल ना भी है तो काम चल जाएगा। नहीं आ रही शक्ल, नहीं आ रही, आ रहा हूं अब आ रहा हूं। हेलो, इतना काफी है। ऑनलाइन वालों मैं इधर ही बैठा हूं, आगे चलो, आगे चलो ऑनलाइन वालों, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं गया। यार इजाज भाई आप तंग कर रहे हैं मुझे। ओके,
माशाल्लाह चार्जर ही उतरा हुआ है, ये देखो। अब यहां पे तो कार हूं कि नहीं, ये मसला है। नहीं सीरियस, ठीक है अब सही है यार। चलें ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा चार्ज हो लेता है ये, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, सफा नंबर आ जाए 639 पे, सफा नंबर 639 पे आ जाए। हेडिंग है रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या होता है? इज द टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, components and capital goods being used for making both taxable as well as exempt supplies। वो कहता है रेजिडुअल इनपुट टैक्स वो इनपुट टैक्स होता है जो आपने रॉ मटेरियल पे दिया होता है, कंपोनेंट्स पे दिया होता है, या इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट पे दिया होता है। और ये कौन सा इनपुट होता है? जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों पे होता है। इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट ऑन रॉ मटेरियल यूज ओनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज और यूज ओनली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। सर देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना रेजिडुअल इनपुट टैक्स की, ये बात कर रहा है कॉमन इनपुट की। याद है कल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो सबके लिए ही इस्तेमाल हुए होते हैं, लेकिन कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए या सिर्फ स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद आया आपको? कल हमने वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3 नीचे बनाई थी सारी। सर वो जो 2.1, 2, 3 वाले इनपुट्स निकले थे ना, वो रेजिडुअल नहीं है। रेजिडुअल के अंदर वो आते हैं जो के यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, जो दोनों में इस्तेमाल होते हैं। मुश्तरका इनपुट को रेजिडुअल इनपुट कहते हैं। यानी वर्किंग 1 से जो इनपुट निकलता है ना, दैट इज रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ओके, जो स्पेसिफिक होता है उसको तो हम वर्किंग 1 में शामिल ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ओनली टैक्सेबल के लिए होता है या ओनली एग्जेम्प्ट के लिए होता है। तो रेजिडुअल से मुराद वो चिप्स का डब्बा है जो सब में डिवाइड होना है। जो एक बच्चे के लिए चिप्स का डब्बा है वो रेजिडुअल इनपुट नहीं है। बात समझ आ गई? ओके, अपोर्शनमेंट की बात करने लगा यहां पे। ये जो वर्किंग 2 है ना, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, सारी वर्किंग 2 की एक्सप्लेनेशन है। इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली टैक्सेबल सप्लाई शैल बी इनडिविजिबल। भाई साहब कहते हैं कि आपने जो इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल पे पे किया जो कि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, वो आप माइनस कर सकते हैं। इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज फॉर ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट बी एडमिसिबल। वो कहते हैं एग्जेम्प्ट वाला माइनस नहीं होगा। तो ये तो हमें वर्किंग 2 में पहले से ही पता है। जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल, इसको अपोर्शन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। सर जी, मैं आपके सामने ना जरा वर्किंग 2 का एक ड्राफ्ट बनाता हूं जो हम वर्किंग 2 बनाते थे। सेल्स इनपुट टैक्स ही होता था, इधर आती थी टैक्सेबल सेल्स, एक्सपोर्ट्स और एग्जेम्प्ट। मैं मिसाल लेता हूं, ये 100 है, ये 50 है और ये 30 है, 180, और आपका इनपुट है जी मिसाल के तौर पे 70। तो आप तीनों को अपोर्शन करते थे। यही काम करते हैं ना वर्किंग 2 में। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जो इनपुट टैक्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ, इसको ये जो फॉर्मूला दिया गया है इससे अपोर्शन किया जाएगा। हाँ जी, क्या करते थे आप करते थे 100 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 70, यही करते थे ना। अब सर देखें, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्या ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी सबका टोटल। क्या इस 180 के अंदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है? ऐसे ही हो गया। ओके, मल्टीप्लाई किससे करना है? रेजिडुअल इनपुट। रेजिडुअल इनपुट क्या होता है जी? क्या ये वर्किंग 1 से आया है? और ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, इसमें मैंने आपको यही कहा था, ये वो इनपुट होता है जो कॉमन होता है, सबके लिए इस्तेमाल हुआ होता है। ऐसे ही है ना? ओके, तो सर इसका मतलब है कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना, वो असल में यही लगा रहे थे। तो सर ये हो गया रेजिडुअल इनपुट, रेजिडुअल इनपुट टैक्स, और इसके नतीजे आंसर आएगा, क्या वो ये वाला होगा? ऐसे ही होगा ना। इसको उसने नाम दिया है रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कह रहा है कि रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आपका रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है?
टैक्सेबल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल इनपुट। ये काम है जो आप कैलकुलेटर पे करते रहे और मुझे गलत आंसर बताते रहे, ठीक है, वो ये फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले से ही पता है। बात समझ आ गई? कोई सवाल? ऑल गुड, जबरदस्त। एनी इनपुट टैक्स क्लेम रॉन्गफुली बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला शैल बी पनिशेबल। वो कहता है कि अगर आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया ना तो आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, सजा मिलेगी आपको। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल एडजस्टमेंट। वो कहते हैं जो मंथली आप एडजस्ट करते हो ना इनपुट टैक्स, ये 90% एडजस्ट कर लिया, माइनस कर लिया, ये आरजी एडजस्टमेंट है। एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रील्स द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक फाइनल एडजस्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ टैक्सेबल एंड सप्लाईज। वो कहता है कि महीने के महीने आप ये एडजस्टमेंट्स करते जाएं, लेकिन असल एडजस्टमेंट तो आखिरत में होनी, सॉरी साल के आखिर में होनी है, माजरत साल के आखिर में ही होनी है। वो कैसे होती है बस वो छोड़ दें, उसका जिक्र यहां पर नहीं हो रहा। ठीक हो गया एजाज भाई? एजाज भाई कोई सवाल आपका? सब अच्छा है। एजाज भाई टेक्स्ट समझ आ रहा है यार? आप 5वीं दफा टेक्स्ट पढ़े, आप पेपर ही दे दें यार। ओके ब्रो, जबरदस्त हो गया। ले सर जी, बेहतरीन काम हो गया। ये चैप्टर हमारा मुकम्मल है और इसके अंदर 2 बातें अभी हमारी रह गई हैं। अगर आप लोग आएंगे ना पेज 586 पे आए, पेज 586 पे आए। पेज 586 पे ना मैन्युफैक्चरर की एक डेफिनेशन है। जुनेद जमशेद तुम आ गए हो? 21 मिनट लेट, बल्कि तुम तो पोस्ट वाले हो, तुम तो 1 घंटा 21 मिनट लेट हो। मैंने 9 बजे कहा था प्री वालों को। मियां मोहम्मद जुनेद जावेद 8 बजे आए हैं। 8 बजे जमा 30 मिनट जमा 10 मिनट और 8:40 पे आपकी घड़ी 8 मिनट आ गया, कल मुझे पता लग गया था। आइए जी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन पे। सर एक ये जुमला मैंने आपको छुड़वाया था, याद है आपको? आज आपको पता है रिफंड क्या होता है, ठीक है? भाई साहब कह रहे हैं रिफंड लेने के लिए ओनली सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जिसकी अपनी फैक्ट्री होती है। देखिए यहां पे बहुत से लोग ना ये कहते हैं कि सर हम मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, किसी और फैक्ट्री से बनवाते हैं और बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमें ना रिफंड दे दिया जाए क्योंकि हम जीरो रेटेड सेल्स कर रहे हैं, यही बात है। लॉ कहता है सर ठीक है, मान ली बात, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर्स को ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, वो छोड़ दें जो भी हैं। वो कहता है कि वो बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर तब माना जाएगा अगर आपकी अपनी फैक्ट्री होगी, या आप इधर उधर से बनवा के जो बेचते हैं ना सर, ये कोई मैन्युफैक्चरर वाली हरकत नहीं है। मैन्युफैक्चरर के लिए आपकी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, कोई थोड़ी बात नहीं हो रही, अच्छे खासे लोग हैं जो ये चीज़ें बनवा कर बेचते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, बनवा कर बेचते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने कुकिंग का काम शुरू किया, काम आपको टकेगा नहीं आता था, आपने पड़ोसी आंटी को कहा आंटी मैं आपको ना रोज रॉ मटेरियल दे दिया करूंगा, आप ना मुझे खाना बना के दे दिया करें, और आप मार्केट में फैला रहे हैं जी देखो मैं तो खाना बनाकर बेचता हूं, मैं तो खाना बनाकर बेचता हूं। सर आप खुद को ही बनाकर नहीं बेचते, आप बनवा कर बेचते हैं, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है क्योंकि आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपने पास होनी चाहिए रिफंड के बेनिफिट्स लेने के लिए, और ये उसके अलावा है जो हमने पढ़े हैं। बस इतनी बात काफ़ी है मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा इस पर कोई बात पेपर में नहीं आ सकती। आगे आ जाए जी सप्लाई की डेफिनेशन पे। ये लाश आपको मिलेगी रूम नंबर 2 में, ये बड़ी हुई है लाश, पेज 589 सी पॉइंट। सप्लाई की डेफिनेशन में एक पॉइंट था कि पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन। भाई साहब कहते हैं कि डी रजिस्ट्रेशन से पहले जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं वो क्या है, वो भी सप्लाई है। ये देखें सर, आपने यहां पर 100 रुपए की चीजें खरीदी,
और इस पे आपने 18 का इनपुट क्लेम कर लिया, क्योंकि हमें पता है खरीदने के टाइम पे फॉरेन इनपुट मिल जाता। ये चीजें अभी सेल नहीं हुई, ये चीजें सेल नहीं हुई, और यहां पर आपने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। एज्यूम करें कि आप डी रजिस्टर भी हो गए, अब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और यहां कहीं पे आपने ये वाली चीजें बेच दी, क्या आप आउटपुट टैक्स लगाएंगे? बताएं, क्या आप आउटपुट टैक्स लगाएंगे? कैसे लगा सकते हैं? आप तो डी रजिस्टर हो चुके हैं, आप तो अनरजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अनरजिस्टर्ड बंदा तो 100 वाली चीज 100 की बेचता है, 118 की नहीं बेचता। अब यहां पे लॉ को इख्तलाफ है। लॉ कहता है कि जब तुम डी रजिस्टर हो रहे थे ना, तब तुम्हारे पास ये चीजें पड़ी हुई थी और इस पे तुम इनपुट माइनस कर चुके थे, बेनिफिट ले चुके थे। अगर तुम डी रजिस्टर ना होते तो इस पे आउटपुट पे करते। तो लॉ यहां पर कहता है कि जब तुम डी रजिस्टर होगे तो जितना स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा होगा जिस पे तुम इनपुट पहले ही माइनस कर चुके हो, उस पे आउटपुट तुम उसी टाइम दे देना, उस पे आउटपुट तुम उसी टाइम दे दोगे। यानी कि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि डी रजिस्ट्रेशन के समय पे आपके पास जितनी भी टैक्सेबल गुड्स थी वो सब सेल मान ली जाएंगी और उन सब पे आपसे आउटपुट उसी वक्त ले लिया जाएगा, क्योंकि आप इनपुट पहले ही माइनस कर चुके हैं। बात समझ आई? तो डी रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास जो भी टैक्सेबल गुड्स हैं उन सबको क्या कहा जाएगा? उन सबको सप्लाई का नाम दे दिया जाएगा। सर कोई सवाल? कोई सवाल? ये बात सबको समझ आ गई? सो डी रजिस्ट्रेशन, ये पढ़ लें, बल्कि नीचे ये पढ़ लें, बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। ये बंदा जेल में रजिस्टर्ड था, ये बंदे ने सोचा कि मैं 1 फरवरी से अपने आप को रजिस्टर करवा लूं। ये बंदा 50 यूनिट को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था, इसका मतलब ये है कि इसका इनपुट माइनस कर चुका, ये इनपुट पहले माइनस कर चुका था, यानी जनवरी में ये बंदा फायदा ले चुका है। अब इन 50 यूनिट्स को फरवरी में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये बंदा डी रजिस्टर है। इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत कह रही है 31 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट्स का बड़े होना हम सेल एज्यूम कर लेंगे, ताकि आउटपुट भी हो जाए, क्योंकि इनपुट तो पहले ही हो चुका है। जब मर्जी करे सेल, क्योंकि आगे तो डी रजिस्टर है, आगे तो पता ही किसी को कुछ नहीं क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। अभी आउटपुट दे दो और जो इनपुट माइनस किया है उसको नेट ऑफ कर लो, खत्म हुई बात। तो डी रजिस्टर के समय पे जो भी स्टॉक होगा उसको क्या माना जाएगा? उसको हाँ सप्लाई माना जाएगा, सेल माना जाएगा। सो ब्यूटीफुल। ठीक है सर, आगे चले। मेरे ख्याल में चैप्टर 15 करने का समय हो गया है। 4 सफ़े हैं, ये कर लेते हैं। थोड़ा सा सो लें आप, मैं भी सो लूं, ऑनलाइन वाले भी सो लें। एजाज भाई जागते रहते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड करना है, तो कोशिश करते हैं इसी घंटे के अंदर ये 4 सफ़े हम खत्म कर लें, ताकि चैप्टर 15 भी किसी किनारे लग जाए। उसके बाद अगली क्लास में सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, जो 10:30 से 12 वाली है, उसमें सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करते हैं और लॉसेस का आगाज करते हैं। ठीक है? कैसी लगी भाई की स्ट्रेटेजी? ओए हो, आज बुक बेटा, आज सब कुछ खत्म हो जाना है, बुक खत्म हो जानी है। मियां मोहम्मद जुनैद जावेद, तेरी ख्वाहिशात मीना बस। ले सर जी, आइए चलते हैं वापस, सफा नंबर 406 पे आ जाए। एजाज भाई जरा लेक्चर को कट लगा दें, उसने अपलोड करना होगा ना, बेचारा फंसा रहेगा। इसको बंद करके ऑफ कर दें, बंद करके ऑफ कर दें क्या अंग्रेजी।